हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी का मैराथन क्लास है। दोस्तों यह क्लास आपका अंतिम क्लास है। अगर आप इस क्लास को पूरी ईमानदारी के साथ लेते हो फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों बहनों तक, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, अपने मैसेंजर पर आप लोग शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, वो लोग भी जुड़ जाएं, वो लोग भी हर क्लास और हर अपडेट देखें, ताकि किसी का भी किसी भी विषय में बैक ना आए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिंदी वर्ड माला के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कुछ थ्योरी भी। अगर बात करें हिंदी वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। पूछ लेगा आपसे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, आपको बोलना होगा वर्णमाला। ठीक है। हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने दोस्तों, वर्णों की संख्या 45 है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद हैं। ओके दोस्तों, दो भेद हैं। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। पूछ लेगा आपसे कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद हैं, आपको बताना होगा कि दो भेद हैं। कितने, दो भेद हैं। कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। अब हम देखते हैं कि आखिर आपका ये स्वर और व्यंजन है क्या। देखिए दोस्तों, स्वर आपका क्या है, वे ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाएंगे। अब यहाँ दोस्तों स्वर की कितनी संख्याएं होती हैं, आपसे पूछ लेगा। स्वर की यहाँ पे आपका 11 संख्याएं होती हैं। कौन सा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर आपके जो स्वर होते हैं, स्वर की संख्या आपकी होती है 11। अब यहाँ बात करते हैं स्वर की भेद। कभी कभी आपसे आ जाएगा कि स्वर के कौन कौन से भेद हैं या फिर स्वर के कितने भेद हैं, तो आपका हो जाएगा स्वर के दो भेद हैं। कितने, स्वर के आपके दो भेद हैं। कौन कौन सा, हास्य और दीर्घ। ठीक दोस्तों, अब हास्य और दीर्घ आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आखिर आपका हास्य स्वर और दीर्घ स्वर क्या है। ठीक दोस्तों, चलिए ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आपका अर्थ हो गया छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। ठीक है, इन्हें मुगल स्वर भी कहते हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि मुगल स्वर किसे कहते हैं, तो आपको बोलना होगा कि मुगल स्वर हास्य स्वर को ही कहते हैं। दोस्तों अगर पूछेगा आपका कि हास्य स्वर निम्न में से कौन सा है, दोस्तों आपका इन चारों में से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर पूछेगा आपसे कि मूल स्वर इनमें से कौन सा है, दोस्तों आपको चारों में से एक ना एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपका हास्य स्वर और मूल स्वर दोस्तों आपका यही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम दीर्घ स्वर। अब यहाँ पे आपका है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके आएंगे दीर्घ स्वर में। अभी हमने आगे बात किया था स्वर और व्यंजन। देखिए दोस्तों, तो स्वर के होते हैं दो भेद। ठीक है, और हम स्वर के बारे में बात कर चुके हैं। स्वर होते हैं आपके 11 प्रकार के। अब यहाँ बात करते हैं व्यंजन के बारे में। अब यहाँ पे आपका दोस्तों व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के पूर्व उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे आपके व्यंजन कहलाएंगे। थ्योरी आपसे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले नहीं जा सकते हैं। ये संख्याएं कितनी होती हैं दोस्तों, स्वर की संख्याएं कितनी होती हैं, आपकी होती हैं 33। अब यहाँ बात करते हैं कि स्वर के निम्न में से कितने भेद हैं। जैसे दोस्तों आपका
स्वर के कितने भेद थे? 2। दोस्तों यहाँ पे आपके व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। यहाँ पे आपके व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? स्पर्श, अंतस और ऊष्म। ये आपके 3 व्यंजन के भेद हैं। अब यहाँ पे आपका स्पर्श क्या है? स्पर्श व्यंजन देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन आपका वह है जिन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। ओके दोस्तों, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया स्पर्श व्यंजन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है स्पर्श व्यंजन दोस्तों। तो यहाँ पे आपका था एग्जाम्पल, इससे कि यहाँ पे आपका का, चा, टा, ता, पा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 स्पर्श व्यंजन में आएंगे। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि का किस वर्ग में आएगा, चा किस वर्ग में आएगा, टा किस वर्ग में आएगा, टा, पा किस वर्ग में आएगा। तो आपको बोलना होगा कि ये हमारा स्पर्श व्यंजन में आएगा। दोस्तों आपका किस में आएगा? आपका आएगा स्पर्श व्यंजन में। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पर का से लेकर पा तक याद रखना है कि ये सब आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। ओके दोस्तों, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अगर पूछ लेगा आपसे कि आपका खा या फिर आपका दा, ज्ञा, टा, ये सब आपका किस में आएगा? तो आपका माँ, ये सब आपके स्पर्श में आएंगे। किस में आएंगे? आपके स्पर्श में आएंगे। अब यहाँ देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं अब अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 4। दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन केवल 4 टाइप के होते हैं। कौन सा? या, रा, लावा। ठीक है, या, रा, लावा, ये आपके होते हैं 4 टाइप के। अब यहाँ नेक्स्ट आपका है ऊष्म। ऊष्म दोस्तों, इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, शा और हा। ठीक दोस्तों, आपको ऊष्म देखिए दोस्तों, आपका ऊष्म होता है आपका 4 प्रकार का। आपका अंतस्थ भी होगा 4 टाइप का। ठीक है, इसमें आपका होगा या, रा, लावा, इसमें आपका होगा शा, हा। आपके ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन और तो आपके स्पर्श व्यंजन, और जो यहाँ पे आपको दिया गया है व्यंजन दीर्घ दोस्तों, दीर्घ स्वर, हास्व। ओके दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि आपका छोटा ऊ किस में आएगा। ओके दोस्तों, आपका स्वर के कितने भेद हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। शब्द विचार, हम आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर आपको सार्थक, निरर्थक से क्वेश्चंस आते ही हैं। और दोस्तों आप लोग सार्थक और निरर्थक में जरूर कन्फ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं शब्दों की विचार। हम यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों शब्द, देखिए दोस्तों शब्द आपका क्या होता है? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ हो शब्द कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया? शब्द। ठीक है, आपके शब्द के मुख्य प्रकार के कितने दोस्तों? आपके शब्द मुख्य प्रकार से 2 हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ होता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। इसको दिख जाएगा सार्थक शब्द। ठीक है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। जैसे कि आपका हो गया मंदिर और पुस्तक। ओके दोस्तों, जैसे कि आपका हो गया कलम। ठीक है, जिसका दोस्तों आपको अर्थ मालूम हो उसे बोलते हैं सार्थक, और जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे बोलते हैं निरर्थक। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि जिस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब यहाँ देखिए इसलिए आपका हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, फटाफट। ओके दोस्तों, आपका धर धर, खर खर। ठीक है, ये सब आपके निरर्थक के अंतर्गत आएंगे। तो ये बस केवल आपको इतना जानना है कि जिसका अर्थ निकलता है वह सार्थक, जिसका अर्थ ना निकले वह हो जाएगा आपका निरर्थक। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों,
अब यहाँ आपको दिया गया कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको दिखा दें हम तत्सम, ओके दोस्तों, तद्भव और आपका देशज, ठीक है, विदेशज। देखिए दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये आपको होते हैं 4 टाइप के। अब देखिए इन 4 में आपका क्या क्या अंतर है और आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला आपका है तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। ओके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपका जो संस्कृत शब्द होता है वह आपका आएगा तत्सम में। दोस्तों जो ठीक है आपका होता है हिंदी शब्द, ओके दोस्तों, वह आपका आएगा तद्भव में, ठीक है, संस्कृत और हिंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे आपको इधर एग्जाम्पल भी आग, मोर, बंदर, चांद, ठीक है, सब आपके आएंगे हिंदी में। देशज और विदेशज, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं में हुई है उसे बोलते हैं हम लोग देशज शब्द, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आपका है विदेशज शब्द, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। ओके दोस्तों, तो ये थे आज आपके तत्सम, तद्भव, ठीक है दोस्तों, आपका देशज और विदेशज। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। संज्ञा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम यहाँ देखने वाले हैं संज्ञा से संबंधित सारे क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति व स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों अर्थात नाम ही एक दूसरे नाम संज्ञा है दोस्तों, अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है, ठीक है, नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा होता है। अब पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं आपको बताना है कि संज्ञा के केवल 3 भेद हैं। कौन कौन सा? व्यक्ति, जाति और भाव, ये आपके हो गए संज्ञा के 3 भेद। अब आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके दोस्तों, अब जैसे कि आपका यहाँ हो गया भारत, अनिल, हिमालय, चित्तौड़, किला। ओके दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति। देखिए दोस्तों, इंडिया आपका एक ही है, ठीक है, चित्तौड़, गढ़ का किला आपका एक ही होगा, हिमालय आपका एक ही होगा। ओके दोस्तों, एक व्यक्ति, ठीक है, केवल एक व्यक्ति, वस्तु व स्थान का प्रयोग हुआ होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं जातिवाचक। जाति में क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह में दोस्तों जो आपके होते हैं वे आपके होते हैं जातिवाचक। जैसे कि आपका मनुष्य में नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, बैल। दोस्तों इसकी अलग अलग प्रजातियां भी होती हैं, ठीक है दोस्तों, मनुष्य के अलग अलग, नदी के अलग अलग, नगर के, पर्वत के, पशु के, पक्षी के, इनके सबके अलग अलग जो प्रजातियां होती हैं वही आपके आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा में। आप इन सबको नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अब देखिए दोस्तों, आज पूछेगा आपसे कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। पहला आपका समूहवाचक, दूसरा आपका द्रव्यमानवाचक संज्ञा। तो ये आपके हो गए 2 प्रकार के भेद। अब यहाँ देखते हैं समूहवाचक के बारे में। वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे पुलिस, चाबी का गुच्छा, जो गुच्छा और कक्षा। समूह, देखिए दोस्तों, अगर आप कक्षा का नाम लोगे तो एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि दोस्तों
चाबी के गुच्छे में बहुत सारी चाबियां होती हैं दोस्तों। पुलिस, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका पूरा एक समूह है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, सत्संग। ठीक है दोस्तों, तो सत्संग में बहुत सारे लोग आते हैं सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए, ये सब आपके समूह में आएंगे। अब यहाँ आपका है द्रव्यमानवाचक संज्ञा, वे वस्तु जिन्हें हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वे आप क्या आएंगे द्रव्यमान संज्ञा में। जैसे कि आपका गुड़, चना, शक्कर, चांदी, हम दोस्तों इन सबको तौल नाप के लेते हैं। ठीक है, जब आप जाते हो दुकान पर तो आप गुड़, चना, शक्कर, चांदी, आप ये सब तौल के भाव में लाते हो, ना कि पीस के भाव में। ओके दोस्तों, ये सब आपके तौल के भाव में आते हैं, जिसको हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, वह आपका आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब यहाँ देखते हैं भाववाचक। यहाँ आपका है भाववाचक, वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है, ठीक है, और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, हम लोग उसको केवल महसूस कर सकते हैं। क्या दोस्तों, हम लोग उसको केवल महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपका हो गया दर्द, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, मोह, लाभ। तो दोस्तों ये सब आपके भाव में, जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, दुख, दर्द, हंसना, बोलना, दोस्तों ये सब आपके भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, ईमानदारी, ठीक है दोस्तों, ईमानदारी और ईमानदार, ये भी आपका भाव के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सर्वनाम। देखिए दोस्तों, अगर आपका संज्ञा आएगा तो आपका सर्वनाम आना बहुत ही निश्चित है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ आपका सर्वनाम क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। सरल शब्दों की बात करें तो सब संज्ञाओं के बदलने जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाएंगे। सर्वनाम से दोस्तों आपके कौन कौन से हैं, मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, वे, ये, हम, तुम, कुछ, ये सब आपके सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों जब हम संज्ञा में इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो संज्ञा का नाम कुछ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, आपको बताना होगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ओके दोस्तों, ये सब आपके सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है आपका, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जिन शब्दों में आपका व्यक्ति का बोध हो वह आपका होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दोस्तों पुरुष यानी आपका स्त्री हो या पुरुष के नाम से बदलते रहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आप तक पहुंचते रहें। अब यहाँ बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो इनके आपके होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। अभी आपका उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक क्या है, देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। दोस्तों बोलने के लिए अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। अब यहाँ बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम में आपका क्या होगा, देखिए मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम, क्योंकि तो उत्तम, देखिए उत्तम में हम आएंगे। इसका आप एक ट्रिक देख लीजिए। उत्तम दोस्तों, अगर आपको उत्तम बनना है, ठीक है, तो आपको हम
ठीक है, आपको दोस्तों अपने आप को दिखाना होगा, इसीलिए आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। मैं, हम, उसको, हमारी, मतलब दोस्तों जहाँ अपने आप से हो वह आपका होगा उत्तम, और दोस्तों जहाँ ठीक है दूसरे से हो वहाँ आपका होगा ठीक है मध्यम। जहाँ दूसरे से हो तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारी, ठीक है, ये आपके मध्यम में आएंगे। तो आप हर चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ देखते हैं अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। किसी अन्य के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं या खुद हो, स्वयं या खुद होता है जिसका प्रयोग हम अपने आप से करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम वहाँ स्वयं चला जाए। ईश्वर भी उन्हीं के साथ देता है जो अपना मदद खुद करते हैं दोस्तों, अपने आप से, ठीक है दोस्तों, निजी, ठीक है, यानी आपका निजी, आपका स्वयं क्या है। अब यहाँ देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वह मेरी पुस्तक है, यह मंदिर है दोस्तों, यह मेरी पुस्तक है और वह मंदिर, ठीक है दोस्तों। निश्चय, जैसे कि दोस्तों कन्फर्म हो, ठीक है, जो आपका कन्फर्म हो कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी मंदिर है, यह मेरी माता है, ठीक है। तो जो आपका निश्चय हो वही आपका आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब यहाँ देखते हैं अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक, जिसमें आपका कुछ भी निश्चय ना हो, जिसमें आपका कुछ भी निश्चय ना हो वह आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक में जो सो जैसे वैसे होते हैं, इनका प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए होता है, वह आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो, जो तो करेगा वो भरेगा, ठीक है। जो जागे वो पावे, जो परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, ओके। तो संबंध, ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो सो जैसे वैसे होगा, जो तो संबंध को जोड़ने का काम करता है वही होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया आता है यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है, जैसे कि आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या है। दोस्तों जहाँ पे ठीक है दोस्तों आपका प्रश्नवाचक आ जाए चिन्ह, ठीक है, या फिर जहाँ आपसे उत्तर किया जाए वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जो किसी शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। दोस्तों विशेषा और, ठीक है, विशेषता दोस्तों और विशेषण, आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो। राम बुद्धिमान बालक है, यह बुद्धिमान विशेषण है दोस्तों, और आपका बालक क्या है, विशेष है दोस्तों। बुद्धिमान आपका कौन है, बुद्धिमान आपका ठीक है बालक है दोस्तों। बुद्धिमान आपका क्या है, बुद्धिमान आपका एक विशेषता है। ईमानदार आपका क्या है, ईमानदार आपका एक विशेषता है। आप बहुत अच्छे हो दोस्तों, अच्छा क्या है आपका, विशेषता है। आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, सुंदर आपका क्या है, विशेषता है। आप बहुत लायकदार हो, ठीक है दोस्तों, तो आपका लायकदार क्या है, विशेषता है। तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अब यहाँ आपसे पूछ लेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के आपके 4 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक, ओके दोस्तों। ये आपके 4 प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं।
अब हम लोग आइए इन चारों को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास में मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा प्लस शेयर करिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। वे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताएगा, वह आपका आएगा गुणवाचक संज्ञा में। दोस्तों आपका रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, दोस्तों जो आपका गुण बताएगा दोस्तों वह आपका आएगा गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं संख्यावाचक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग संख्यावाचक। दोस्तों जो किसी एक मिनट जो किसी आपका गणना, योग, वस्तु की संख्या संबंधित विशेषता बताए उसे बोलते हैं हम लोग संख्यावाचक। अब दोस्तों आपका संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार से होता है, एक होता आपका निश्चित, एक होता आपका निश्चित। जो आपका निश्चित होता है, ठीक है, जो संख्यावाचक आपका निश्चित होगा वह आपका आएगा निश्चित संख्यावाचक। जो आपका अनिश्चित होगा वह आपका आएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या आते हैं। देखिए दोस्तों 5 लड़के हैं, 2 छात्र हैं, दर्जन। दोस्तों दर्जन में बस केवल आपके 12 पीस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके निश्चित हैं। 100, 25 ये सब तो आपके निश्चित हैं, आपका निश्चित संख्या में आएगा। मेरे कक्षा में 40 छात्र हैं दोस्तों, डाल पे 2 चिड़िया बैठी हैं, ये सब आपके निश्चित हैं। आज हम 2 रोटी खाए हैं दोस्तों, आज हमने 1 किलो लड्डू खाया है, ये सब तो आपके निश्चित में आएंगी। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपके निश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं अनिश्चितवाचक संज्ञा में। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या बोध न कराएं। जो तो आपका निश्चित ना हो, ठीक है, वह 5 रोटी खाएगा या फिर खाया होगा। ठीक है, ये सब आपके अनिश्चित में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं परिणामवाचक संज्ञा, परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल संबंधित विशेषताओं का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए दोस्तों थोड़ा पानी, 2 किलो दूध, बहुत चीनी इत्यादि। दोस्तों ये आपके परिणामवाचक विशेषण में आएंगे। अब इसके भी दोस्तों होते हैं कितने भेद? 2 होते हैं। कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, इसमें हम अधिक बात नहीं करेंगे। जो तो आपका निश्चित होगा, ठीक है, 10 हाथ जगह 4 गज, ओके। तो जो आपका निश्चित है, ठीक, वह आपका आएगा निश्चित में, और जो आपका निश्चित है वह आपका आएगा अनिश्चित में। अब यहाँ देखते हैं संकेतवाचक। दोस्तों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे संख्यावाचक सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह काला घोड़ा है, वह 5 किलो आम है। ओके दोस्तों, संकेत के साथ साथ दोस्तों, ठीक है, जो आपका निश्चित होता है वही आपका आएगा संकेतवाचक। ठीक है, यह काला, देखिए तो यह काला, ठीक है, यह काला, वह लड़का जा रहा है, वह लड़का बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, वे बुद्धिमान है। जो किसी भी चीज के तरफ संकेत करता है वह आपका आएगा संकेतवाचक सर्वनाम में। व्यक्तित्व के अनुसार सर्वनामी विशेषण के भी 2 भेद पाए जाते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक दोस्तों क्या होता है आपका? जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे कि यह लड़का, ठीक है, सॉरी, यह घर, वह लड़का, ठीक, कोई नौकरी इत्यादि, ये सब आपके मौलिक के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं यौगिक। दोस्तों ऐसे आदमी, कैसा घर, जैसा, ये सब तो आपके आएंगे यौगिक के अंतर्गत। लिंग के सारे
क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे बनते भी हैं। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा की जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री के जाति का बोध हो वह लिंग होता है। दोस्तों, लिंग मतलब क्या? जो स्त्री और पुरुष में अंतर दिखाए वही आपका लिंग होता है। जैसे कि माता, पिता, यमुना, शेरनी, ओके दोस्तों, दादा, दादी, ये सब आपके लिंग के अलग अलग भेद हैं। जैसे कि आपका माता हो गया, दादी हो गई, शेरनी हो गई, ये सब आपके आएंगे स्त्रीलिंग में। आपकी पिता हो गया, यमुना, ठीक है, बगरा, दादा, ये सब आपके आएंगे पुरुष में। यही आपका स्त्री और पुरुष में बताता है। अब यहाँ पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दें, लिंग के आपके होते हैं 2 भेद। कितने? आपके 2 भेद लिंग के हो जाते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोस्तों, पुल्लिंग आपका होता है पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, पुरुष, हनुमान, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं पुल्लिंग के। स्त्रीलिंग के आपके यहाँ पर हो जाएंगे माता, बहन, यमुना, गंगा, ठीक, ये सब आपके आएंगे स्त्रीलिंग में। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट में कि कुछ परिणामवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग या स्त्री में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आपका हो गया खटमल, देखिए यहाँ पर खटमल, कौवा, मच्छर, चीता, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आपका खटमल, कौवा, मच्छर, चीता, ये सब आपकी पुल्लिंग में आएंगे। स्त्री में आपका आ जाएगा गंगा, यमुना, सवारी। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपके पर्वत, महीनों के नाम, ये सब आपके आएंगे पुल्लिंग में। ओके दोस्तों, बिल्कुल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पर्वत के नाम आएंगे, जो आपके महीनों के नाम आएंगे, वो सब आपके पुल्लिंग में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके आएंगे नदियों के नाम, ठीक है। देखिए आपके नदियों के नाम और आपके जो भाषाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र के, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। किस में आएंगे? ये सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पर लिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखा है। दोस्तों, आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे कि आपका पर्वत या महीना आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक, आपको तुरंत उसे पुल्लिंग मारना है। अगर आपको नदी या अगर आपको अलग अलग भाषाएं दिख जाएं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। छंद के बारे में, ठीक है, आज यहाँ देखने वाले हम लोग छंद के बारे में। छंद जो आपकी यति, गति, वर्ण या मात्रा आदि की गणना की विचार से की गई रचना छंद कहलाती है। छंद के अंग, ओके दोस्तों, छंद के निम्न प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों अंग है, आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे आपका पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्रिया। ओके दोस्तों, मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर हो गया चल प्लस अना यानी चलना, फिर प्लस अना यानी फिरना, उठ प्लस अना यानी उठना। ओके दोस्तों, ये सब आपके आ जाएंगे। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के आपके होते हैं 2 भेद। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका साकर्मक और एक होता है आपका आकर्मक। आपका साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब यहाँ हम बात करते हैं पद। कभी कभी आज पूछ लेगा। देखिए दोस्तों, हम बस उतने ही क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप किए हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका ठीक हो गया चर या फिर पाद। देखिए प्रत्येक छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं, जो आपके छंद होते हैं। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, तो छंद के प्रत्येक पंक्ति को पद कहते हैं। प्रत्येक छंद में उनके नियमानुसार 2, 4 अथवा 6 पंक्तियाँ होती हैं। देखिए प्रत्येक छंद में नियम के अनुसार कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 2, 4
अथवा 6 पंक्तियां होती हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, उसकी प्रत्येक पंक्ति चौड़ या पद कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं वर्ण। एक स्वर वाली ध्वनि, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वह चाहे हास हो या दीर्घ हो। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही लिखना है पद वर्ण यति। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ रुकना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यति कहते हैं। ओके दोस्तों, जब हम लोग पढ़ते हैं बीच बीच में रुक जाते हैं, उसी को हम लोग यति कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम गति की। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं अब गति की। देखिए, गति आपका क्या होता है? छंदोबद्ध रचना को लय में आरोही अवरोही के साथ पढ़ा जाता है। छंद की इसी लय को गति कहते हैं, जो हम लोग अवरोह और अवरोही से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अवरोही और अवरोही क्या होता है दोस्तों? आपका अवरोह और अवरोह का क्या होता है? उतार और चढ़ाव। जब हम पढ़ते हैं कोई भी किस्सा, कहानी, कविता, जो हमारे बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, जो हमारी गति होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारे लय होते हैं, उसे हम लोग गति कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई कहे ता बोलने के लिए, आप ठीक है तुरंत है ता, ठीक है आपका हो गया ता। अगर मान लो कोई आपसे कहे कि ती कहो, देखिए दोस्तों ता, ठीक है ती, तो आपका ता और ती में, ठीक है दोस्तों, आपकी ती में यानी जिसमें आपका मात्रा है दोस्तों, उसमें आपका थोड़ा सा समय लगता है। अगर मान लो कोई आपसे कहे, ठीक है ता, देखिए ता, ठीक है आ, इसमें आपका आ ऐड है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अगर हम लगा दें हल्का सा हलंत है, तो आपका क्या हो जाएगा? ता। ठीक है, आपका आ यानी आपका स्वर खत्म हो जाएगा। हलंत लगने से आपका स्वर खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपका आ का मात्रा है, इसमें आपका ई की मात्रा है, इसमें आपका आ का मात्रा भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं छठवां तुक। तुक क्या होता है आपका? देखिए, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं? तुक बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम लोग तुक बोलते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं गण की। गण, तीन तीन अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। तीन तीन अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गण 8 हैं दोस्तों। कितने हैं? गण आपके 8 हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि गण कितने हैं, आपको बताना है कि गण 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप दोस्तों इन सभी को लिख लीजिएगा, बस केवल 8 ही हैं। ठीक है दोस्तों, ये बस केवल 8 ही हैं। अब यहाँ हम आपको एक चीज़ बताएं जो सबसे मोस्ट है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका ये सिंबल है, ठीक, ये जो आपका ये सिंबल है, इसमें क्या अंतर है? इसमें आपका 2 मात्रा है। ठीक है, इसमें आपका 2 मात्रा है, इसमें आपका 1 मात्रा है। ओके दोस्तों, इसका मतलब 2 मात्रा, इसका मतलब 1 मात्रा, बस यही आपका होता है। आप ठीक है इन 8 को लिख लीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? आपके छंद होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? वाणिज्य, मात्रिक और मुक्त। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के छंद होते हैं। पूछ लेगा आपसे कि वाणिज्य छंद के बारे में। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के नियमानुसार होता है उसे वाणिज्य छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नियमानुसार होता है उसे वाणिज्य छंद कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद, देखिए मुक्त छंद, जिन छंदों की रचना में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता उसे छंद मुक्त काव्य कहते हैं। ये तुकांत भी हो सकता है। अगर पूछ ले आपसे कि तुकांत किस छंद में आएगा, आपका हो जाएगा मुक्त छंद। ठीक है, और यह अतुकांत भी हो सकता है और आतुकांत भी हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं मात्रिक छंद। जिन छंदों के चारों चरणों की रचना मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे
मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिन छंदों के चरणों की रचना मात्रिक मात्राओं की गणना के अनुसार की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद देखिए दोस्तों, चौपाई। अब यहाँ पे आपका आ गया चौपाई। यह मात्रिक सम छंद है। यह मात्रिक सम छंद है। इसे प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं पाई जाती हैं। विराम चिन्ह है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। आपको कुछ चिन्ह देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे चिन्ह मिल जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आप इन चिन्हों का पहचान करिए। दोस्तों कभी कभी बस केवल आपको सिंबल मिल जाएगा, कभी कभी आपको चिन्हों के नाम मिल जाएंगे और आपको इन दोनों में छांटना होता है। तो आज हम यहाँ पर हर चीज़ पर बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं विराम। विराम का क्या मतलब होता है? रुकना। ठीक है, विराम का मतलब होता है रुकना। और जो आपका चिन्ह है दोस्तों, चिन्ह का मतलब होता है, ठीक है, चिन्ह। ओके दोस्तों, यानी ऐसा चिन्ह कि जिस चिन्ह के लगने के बाद वहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है, उसे बोलते हैं विराम चिन्ह। अब यहाँ हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, विराम का अर्थ क्या है? आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि विराम का अर्थ क्या है, तो आपको बताना होगा कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक, रुकना या ठहरना, या आपका विराम का अर्थ होता है वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा सा बहुत दोस्तों आपका थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर है, ताजमहल किसने बनाया है? ठीक है, ताजमहल किसने बनाया है। अब यहाँ पे आपका आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे क्वेश्चंस किया जा रहा है कि आखिर ताजमहल किसने बनाया है। श्याम ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारा घर कैसा है। दोस्तों यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं चिन्हों के काम लग जाएंगे। अब यहाँ देखिए, श्याम आया है, दोस्तों यहाँ पर भी आपका चिन्ह लग गया है। अभी पूछें आपसे हम कि आखिर इस जो यहाँ पे आपके चिन्ह है इसका क्या नाम है, दोस्तों आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, इसलिए आप हर चिन्हों को नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं अर्धविराम। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम दोस्तों, और इसको बोलते हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका बूंदी है, उसके बाद आपका नीचे कॉमा दिया गया है। अर्धविराम ये आपका है पूर्ण विराम दोस्तों। ठीक है, और ये आपका दो बिंदी हो जाएगा उप विराम। ये तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों। और जो आपका कॉमा आता है उसे बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद दोस्तों आपका जाएगा योजक चिन्ह। देखिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है। नौवां आपका है विवरण चिन्ह। ओके दोस्तों, देखिए, ठीक है, यानी आप किसी भी वाक्य दोस्तों विवरण करने के बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है कोष्ठक। इसका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन मैथ में आपका अधिक होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। ओके दोस्तों, आपका हो गया लाघव चिन्ह। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे आपको बता दें कि दोस्तों एक आपका ठीक है आता है दीर्घ उच्चारण संधि। ओके दोस्तों, सारी दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है, आपका दोस्तों उसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, एक आता है आपका हंस पद, एक आता है आपका हंस पद। आप ठीक है इसको लिख लीजिए, हंस पद। ये आपका आएगा इस तरह, देखिए, ठीक है, आपका बन जाएगा ऐसे दोस्तों। और आपका एक आता है समाप्ति सूचक। ठीक है,
समाप्ति सूचक से बोलते हैं समाप्ति सूचक। ठीक है, समाप्ति सूचक। यह आपका आएगा, देखिए ऐसे, यह आपका ऐसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समाप्ति सूचक। दोस्तों एक होता है आपका कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, एक होता है आपका कोष्ठक चिन्ह। यह आपका ऐसे होता है दोस्तों, छोटा, ठीक है, मझला और सबसे बड़ा। ये होगा आपका कोष्ठक चिन्ह। तो दोस्तों ऐसे चिन्ह आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगर बात करें कि सबसे अधिक बार चिन्ह आपके कौन से आते हैं, तो दोस्तों आपका अर्धविराम, पूर्ण, उप, दोस्तों आपका अल्प, ठीक है, योजक, बस। ठीक है, यही आपके 5 टाइप के चिन्ह बार बार आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक चिन्ह आपका और होता है लोप चिन्ह। कौन सा? लोप चिन्ह। ठीक है, एक आपका होता है लोप चिन्ह। इससे कि दोस्तों आपका ये हो गया, ठीक है, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये सब आप क्या आएंगे लोप चिन्ह में। ठीक दोस्तों, इससे कि आपने कोई भी लाइन लिखी है, ठीक, और तो अगर आपने ऐसे कर दिया अंत में, यह आपका आ जाएगा लोप चिन्ह में। दोस्तों एक आपका और आता है, ठीक है, टीका चिन्ह। इसको बोलते हैं टीका सूचक। ठीक है, टीका सूचक चिन्ह। अब देखिए आपका टीका आप ऐसे लगाते हो। ओके दोस्तों, ये आपका टीका हो गया, प्लस आपका दोस्तों ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग क्यों होता है। जैसे दोस्तों मान लो आपने कोई भी वाक्य लिखा, ठीक है, अगर आपके कोई भी वर्ड गलती हो गए, तो आप उसके नीचे उस वर्ड को लिखकर तो आप उसके ऊपर इन चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टीका चिन्ह। दोस्तों अगर आपको चिन्ह में कोई भी समस्या हो रही है, तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके चिन्हों से संबंधित सभी हम डाउट आपके खत्म कर देंगे। अगर मान लो कोई पूछे आपसे कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हो जाएगा 20 प्रकार के। ठीक है, आपके चिन्ह हो जाएंगे 20 प्रकार के। हम दोस्तों यहाँ पे आपको 20 प्रकार के चिन्ह दिखा रहे हैं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। और अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, एक बार हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो कवि दिए हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद को आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी यहाँ पर मैं कुछ आपको अलग सा दिखाने वाली हूँ। टोटल रचनाएं कितनी हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचना की हैं, सभी रचनाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और ये एग्जाम्स में अधिकतर सवाल आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ के अपना नोट्स भी यहाँ से तैयार कर लें। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखिए, आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना हो गई प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक और झरना, आंसू, आकाशदीप, और आपकी हो गई छाया, आंधी, इंद्रजाल, और आपकी हो गई जनमेक का नाग यज्ञ, और आपकी हो गई कामायनी। तो इसमें सुप्रसिद्ध रचनाएं तो आपको पता होंगी, जैसे आपकी कामायनी हो गई, और आपकी हो गई आंसू हो गई, आपकी हो गई ध्रुव स्वामिनी हो गई, आपकी हो गई इरावती हो गई, आपकी हो गई प्रेम पथिक हो गई। ये रचनाएं जो हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इन रचनाओं को अच्छे से लिख लें, बाकी सभी रचनाएं आप यहाँ से नोट कर लें। आगे देखिए, आपके जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। अब आप मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं देखने वाले हैं, तो यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, आप यहाँ से ज़रूर देखें, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इनकी हो गई गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये इन्होंने उपन्यास लिखे थे, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि, ये इनके उपन्यास हैं गोदान। तो आप लोग इनको अच्छे से याद करें। और हो गई आपकी कायाकल्प, सेवा सदन, और आपकी हो गई प्रेम श्रिया। ये जो है
मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बना के तैयार करें। आगे देखिए आपके हो गए मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी आप इनको जानते ही होंगे। इनकी रचना जो है पदावती, ये रचना जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। तो आप लोग इस रचना को अच्छे से याद कर लें। और सेकंड इनकी है चित्रलेखा। इसी तरह से आपको और भी यहाँ पर हम रचनाकार और रचनाएं दिखा रहे हैं। तो इनकी और रचनाएं जो हैं वह हैं कहरनामा और आखिरी कलाम। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना जो है वो है, और आप लोग यहाँ से देखें पंचतंत्र, ये जो रचना है बहुत आती है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से याद करें। पंचतंत्र ये रचना किसकी है? तो विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? पंचतंत्र। आगे देखिए आपका जो यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हम आपको बताने वाले हैं। इनकी 2 रचनाएं थी, चिंतामणि और रस मीमीषा। ये दोनों रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, आप इनको अच्छे से नोट करें। आगे देखिए आपके हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। वाह क्या बात है! गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनकी रचनाएं तो सुप्रसिद्ध हैं। सभी रचनाएं एक से बढ़ के एक हैं और बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग इन सारी रचनाओं को भी जानें और लिखें। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही हैं। यदि आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता ही होगा। आप लोग के लिए आज का नोट्स बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है रचना थी, सबसे पहले आपको पता ही है रामचरितमानस, जो कि सुप्रसिद्ध है रामचरितमानस। उसके बाद आप देखिए विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, और आपकी हो गई बैराग संदीपन, और आपकी हो गई पर्वती मंगल, और आपकी हो गई जानकी मंगल। ये सारी रचनाएं जो हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स करें। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ, इनकी भी रचनाएं आपको एग्जाम्स में अच्छे से देखने को मिलती होंगी। तो इनकी सबसे पहले हो गई उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। इनकी रचनाएं आप लोग अच्छे से यहाँ से लिखकर याद करें। आगे देखिए आपके हो गए देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पर आपको दिखानी है चंद्रकांता, ये जो नाटक था और ये रचना बहुत सुप्रसिद्ध हुई है। चंद्रकांता एक नाटक भी है। तो ये लिखने वाले जो थे वो थे देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। आप लोग इसको अच्छे से देखें और इसका नोट्स जो है तैयार करें। आगे देखिए आपके हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिभाऊ की प्रमुख रचनाएं। तो आप लोग यहाँ से इनकी रचनाएं देखें। इनकी रचना है अधिकला फूल। जी हाँ, अधिकला फूल, ये रचना इनकी बहुत सुप्रसिद्ध है। आगे मैं आपको इनकी और भी रचनाएं दिखाती हूँ। तो आप लोग यहाँ से इनकी और भी रचनाएं देखिए। जैसे इनकी हो गई कहरनामा। जी हाँ, कहरनामा कई बार एग्जाम्स में आई है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आगे हो गई आखिरी कलम, और विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना जो है पंचतंत्र। ये तो आती है, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए आपकी हो गई रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पर हो गई आपकी चिंतामणि और रस मीमीषा। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की, सॉरी ये वाला पेज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा से ट्राई अगेन हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए आपका जो हो गया, आपकी हो गई प्रिय प्रभाष और सरल रस कमल और पदशून्य और वैदेही वनवास। ये आपकी रचनाएं जो हैं आगे रचना जो है वो है रचनाकार चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाएं। तो आपको यहाँ से चंद्रवरदाई की बताना है। पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए आपकी हो गई कणेश्वर नाथ फड़िक। यहाँ से देखिए आप लोग फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है वो है मैला आंचल। ये भी पेपर में बहुत आती है, आप लोग अच्छे से याद करें। और चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो की है, इसको भी ध्यान से रखें।
आगे देखिए आपकी हो गई वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो ये आपकी हो गई मृगनयनी। जी हाँ, आगे देखिए आपकी रचना है कबीर की प्रमुख रचनाएं जो हैं बीजक। कबीर की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक। आगे देखिए आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाली हूँ महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर प्रमुख रचनाओं की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर हो गई यामा और रश्मि, ये प्रमुख दोनों रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं उसमें आपकी हो गई कुकुरमुत्ता, ये भी आपकी एग्जाम्स में आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वह हैगी कुकुरमुत्ता, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। और अनामिका परिमल, ये तीनों रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद करें। आगे देखिए आपके हो गए केशव दास की प्रमुख रचनाएं, तो केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप लोग अच्छे से याद करें। जैसे आपकी हो गई रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये दोनों रचनाएं हैं। आगे देखिए आपके हो गए बालकृष्ण शर्मा। जी हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें आपकी हो गई प्रमुख रचना उर्मिला। जी हाँ, आगे देखिए आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं बहुत से, आज हम रचनाकार और रचनाएं लाए हैं ताकि आपके एग्जाम्स में कुछ भी छूटे ना, कहीं से कोई भी सवाल बन जाए तो आप एक ही वीडियो में सारा ख़त्म कर दें। यहाँ से मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रही हूँ, आप लोग का समय कट करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी हो गई वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर ये मृगनयनी हो गई इनकी। आप यहाँ से देखिए यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर आपकी जो है दादा कांड्रेड और झूठा सच, ये दोनों रचनाएं आप लोग अच्छे से लिख लें। आगे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं जो हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है झांसी की रानी। और आगे देखिए मुकुल और त्रिधारा, और आपकी जो रचना है वो है बिखरे मोती। ये जो रचनाएं हैं सुप्रसिद्ध हैं, आप लोग इनको देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। सुभद्रा कुमारी चौहान की तो झांसी की रानी तो सबको पता ही होगा। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं बतानी है आपको। तो सूरदास जी की यहाँ पर प्रमुख रचनाएं आपको पता ही है, सुरसागर, सुर 25सी और सुरावली, और आपकी हो गई साहित्य लहरी। तो इसमें साहित्य लहरी और सुरसागर ये दोनों ही प्रमुख रचनाएं हैं, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती हैं। साहित्य लहरी भी आती है, तो आपको टिक मार देना है देखते ही सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास पे आपको टिक मार देना है, या आपको रचना का नाम दे दिया जाएगा और आपसे कवि के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा किस कवि की है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आगे देखिए आपके हो गए सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं, तो यहाँ पर बताना है आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। देखिए चंद्रवारा, और आपकी हो गई बीड़ा, और आपकी हो गई स्वर्णधूल, और आपकी हो गई युगवाणी, और आपकी हो गई ग्राम्या, और आपकी हो गई बूढ़ा चांद। ये जो रचनाएं हैं बहुत प्रमुख हैं, इनमें सबसे ज़्यादा रचना जो है प्रमुख है वो आपकी बीड़ा और बूढ़ा चांद, ये दोनों रचनाएं बहुत आती हैं। आप लोग इनको अच्छे से लिखकर याद कर लें। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, आप देखते ही इस पर टिक कर देंगे। आगे देखिए हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है। इनकी भी रचना आती है मधुशाला और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों रचनाएं जो किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। और तीसरी रचना इनकी हो गई मधुक लेस, ये रचना आप लोग यहाँ से लिखकर याद करें। आगे देखिए आपकी जो रचनाएं हैं वह हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं, तो आपको मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं बतानी है। जैसे आपका हो गया भारत भारती, साकेत, और आपकी हो गई जयद्रथ जो रचना है ये भी प्रमुख रचना है। और पंचवटी, जी हाँ पंचवटी तो एग्जाम्स में बहुत आती है, कई एग्जाम्स में आती है, आप लोग इसको अच्छे से याद करें। पंचवटी रचना में कुछ लोग कभी तुलसीदास को लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है और यशोधरा, ये दोनों रचनाएं आप लोग अच्छे से याद करें। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी और यशोधरा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आगे देखिए आपकी हो गई रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं, तो आपको बतानी है
रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और आपकी हो गई, आगे देखिए रथी। और देखिए आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इनकी बहुत सारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो आपकी हो गई रसबंती और आपकी हो गई चक्रवाला, हारे को हरिनाम और आपकी हो गई धुंध गीत और आपकी हो गई परशुराम की प्रतीक्षा। और आगे देखिए नीम के पत्ते, नील कुसुम और आपकी हो गई शिपी और शंख और आपकी हो गई आत्मा की आंखें, आपकी हो गई इतिहास के आंसू और आपकी हो गई बापू धूप छाम और आपकी हो गई नए सुभाषित और आपकी हो गई बारदौली विजय और आपकी हो गई धूप और धुआं। ये आपकी जो सारी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इनमें आपकी रेणुका तो आती ही आती है, कुरुक्षेत्र भी आती है और यहाँ पर आपकी आती है उर्वशी। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्मा की आंखें, ये भी आपकी प्रमुख रचना है। इतिहास के आंसू, ये रचना आपकी बहुत कई बार एग्जाम्स में देखी गई हैं। तो आप लोग इतनी रचनाएं अच्छे से लिख लें और नोट्स तैयार कर लें। आगे देखिए आपके हो गए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना आप लोग यहाँ से देखिए निहार, जी हाँ निहार महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। और आगे देखिए मैं आपको और भी रचनाएं दिखाने वाली हूँ। तो आप इनकी जो और भी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, उनकी यहाँ से देखिए आपकी हो गई निर्जा और आपकी हो गई साध्य गीत और आपकी हो गई दीप शिखा और आपकी हो गई यामा रश्मि। ये आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। तो धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है आप लोग अच्छे से एक बार देख लें। कनुप्रिया और कंठा लोहा और आपकी हो गई 7 गीत वर्ष और आपकी हो गई अंधा युग। आगे देखिए आपके रचनाकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं आपसे पूछी गई। अगर जाएं तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं आपकी आने वाली हैं, आप लोग सभी रचनाएं देख लीजिए। आपकी हो गई अद्भुत आलाप और आपकी हो गई कालिदास की निरंकुशता और आपकी हो गई नैषधीय चरितम चर्चा। ये भी आपकी बहुत आती है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। आपकी हो गई साहित्य शिखर जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे देखिए आपकी हो गई विचार विमर्श और आपकी हो गई हिंदी भाषा की उत्पत्ति और आपकी हो गई हिंदी नवरत्न और आपकी हो गई नाट्यशाला भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। कालिदास और उनकी कविताएं, तो आप आगे देखिए आपको आगे दिखाने वाले हैं कुछ कालिदास की कविताएं। यहाँ से देखिए आपके हो गए साहित्य का मरम, ये किसकी है, कालिदास की है। आप इसको अच्छे से नोट करें, कालिदास की रचना है साहित्य का मरम। आगे देखिए आपकी हो गई अनाम दास का पोथा, ये भी कालिदास की है। और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी कालिदास ने ही लिखी है। आगे देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका और विचार और विर्तक, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखिए कालिदास की रचना जो है वो है कालिदास की ललित योजना, ये भी कालिदास की प्रमुख रचना है। आगे देखिए आपके जो रचनाकार हैं वह हैं हिंदी हरिशंकर परजाई की प्रमुख रचनाएं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मैं सभी रचनाकार को लेकर आई हूँ। तो आप लोग यहाँ से देखिए हरिशंकर परजाई की रचना की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप लोग अच्छे से देखें। जैसे आपकी हो गई जैसे उनके दिन फिरे और आपकी हो गई रानी नागफनी की कहानी, आपकी हो गई तट की खोज, आपकी हो गई भूत के पांव पीछे, आपकी हो गई सदाचार का ताबीज। और आगे देखिए रचना है शिकायत मुझे भी है, आपकी हो गई हंसते हैं रोते हैं और आपकी हो गई तब की बात और थी और आपकी हो गई बेईमानी की परत और आपकी हो गई पगडंडियों का जमाना। ये आपकी रचनाएं किसकी हैं, हरिशंकर
परजाई की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे आप देखिए, अब प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है रचना के आधार पर संख्या के भेद हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रचना के आधार पर संख्या के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है संधि के भेद हैं, तो आपको संधि के भी 3 भेद बताना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे किया गया है स्वर संधि के भेद बताइए। अब यहाँ पर आपको स्वर संधि के भेद पूछे गए हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और आपको यहाँ पर बताना है समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप सबको बता दें कि समास के 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेगा तत्पुरुष समास के भेद बताइए। अब यहाँ पर आप सबको बताना है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका है कारक के प्रकार। तो कारक आपके कितने होते हैं आप सबको यहाँ पर बताना है। तो कारक आपके 8 होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। आगे देखिए, आप लोग को बताना है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में आपके वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ अगर संस्कृत के वचन की बात की जाए तो संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी भाषा में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर पूछा जाएगा वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा लिंग के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आगे देखिए, काल के भेद। तो यहाँ पर आपको काल के 3 भेद बताना है आंसर में। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो आप लोग को जो है राइट आंसर होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आपको 6 वाले पे देख के टिक मार देना है। आगे आपको बताएं, क्वेश्चन है आपका क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना है कि क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। जी हाँ, अगर वहाँ पे 3, 2, 6, 5 या इस तरह से संख्या आएगी तो वो रॉन्ग होती है। आपको सिर्फ कितने होते हैं क्रिया विशेषण के भेद, 4 देख के टिक मारना है। अच्छे से आप लोग इस क्लास को, पूरी क्लास को पढ़ें और समझें। एक ही वीडियो में मैंने मेन सारे पॉइंट यहाँ पर लिए हैं आप सबके लिए, तो आप सब लोग अच्छे से इसको याद करें। आगे पूछा गया है क्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता देना है कि क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाएगा छंद के प्रकार, तो यहाँ पर आपसे छंद के प्रकार पूछे जाएं तो आपको 2 प्रकार छंद के होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो यहाँ पर बताना है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। आगे आपको बताना है रस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रस 9 प्रकार के होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है शब्द शक्ति के प्रकार। तो यहाँ पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा गया है वाक्य के घटक होते हैं। तो आपको बता देना है वाक्य के 2 घटक होते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है वर्णों की संख्या है। तो आपको यहाँ पर बता देना है वर्णों की संख्या 52 है। जी हाँ, टोटल वर्ण 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि 33 व्यंजन वर्ण 33 होते हैं।
संचारी भाव की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको बता देनी है 33 होती है। इसी तरह से आपका हो गया सात्विक भाव की संख्या। जी हाँ, सात्विक भाव जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं। यहाँ पर आपको 8 लगा देना है। इसी तरह से आपका हो गया विभाव के भेद। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए काव्य के भेद बताइए, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से वेद कितने हैं, तो आपको बता देना है वेदों की संख्या 4 होती है। वेदांग कितने हैं, तो आपको बता देना है कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। जी हाँ, 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से राइट आंसर जो है याद कर लें। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पुराण कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप सबको बताना है कि 18 पुराणों होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। इसी तरह से आपका हो जाएगा बौद्धों के धर्म ग्रंथ हैं, तो कितने धर्म ग्रंथ हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से आपका हो गया संगीत स्वर के भेद हैं, तो यहाँ पर कितने भेद हैं, आपको बता देना है कि 3। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है नायक के भेद, तो यहाँ पर आपको बताना है नायक के 3 भेद होते हैं। इसी तरह से आपका हो गया नायिका के भेद। नायिका के 3 भेद होते हैं और नायक के 4 भेद होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से श्रृंगार के भेद बताइए, तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर बताना है हास्य के भेद, तो हास्य के जो भेद होते हैं वह 6 भेद होते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए अगर वीर रस के भेद बताइए, तो वीर रस के 3 भेद होते हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है काव्य के गुण, तो आपको बताना है काव्य के कितने गुण होते हैं। यहाँ पर आपको काव्य के 3 गुण होते हैं, ये टिक लगा देना है। इसी तरह से आपका हो जाएगा विद्याएं, तो यहाँ पर आपको बताना है विद्याएं कितनी होती हैं, विद्याएं आपकी 18 होती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपका है विवाह प्रकार, तो विवाह कितने प्रकार के विवाह होते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पर बता देंगे विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन बनता है माताएं, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि माताएं किस तरह की कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है 7। इसी तरह से अगर क्वेश्चन बनता है रत्न के प्रकार बताइए, तो आप सबको यहाँ पर रत्न के प्रकार 9 बता देने हैं। जी हाँ, 9 रत्न होते हैं, नवरत्न। आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाए यदि राशियां कितनी होती हैं, तो आप सबको यहाँ पर बता देना है कि 12 राशियां होती हैं। जी हाँ, 12 राशियों पे टिक कर देना है। आगे देखिए दिन रात के पहर हैं, तो दिन रात के कितने पहर होते हैं, आपको यहाँ पर बता देना है 8 पहर। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपका है वायु के प्रकार, तो वायु कितने प्रकार की होती है, आपको यहाँ पर बता देना है वायु के 5 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन बनता है अग्नियाँ, तो अग्नियाँ कितने प्रकार की होती हैं, आपको यहाँ पर बता देना है कि अग्नियों के 3 प्रकार होते हैं। जी हाँ, अग्नियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गुण के प्रकार, तो आपको बता देना है गुण कितने प्रकार के होते हैं, गुण 3 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है शारीरिक दोष, तो आपको बता देना है शारीरिक दोष 3 होते हैं। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोक कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि लोक 3 होते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया ऋण के प्रकार, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि ऋण 3 प्रकार का होता है।
इसी तरह से आपका क्वेश्चन है ताप कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए ताप 3 प्रकार का होता है। इसी तरह से आपसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है युग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि युग 4 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो आपके यहाँ पर 4 पुरुषार्थ होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपके कुछ नहीं छूटा है, सब कुछ इस वीडियो में एक ही वीडियो में दिया है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। आगे आपसे अगर पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण 4 होते हैं। इसी तरह से आपका हो गया दंड के प्रकार, तो दंड के भी 4 प्रकार होते हैं। शत्रु के प्रकार, तो शत्रु के 6 प्रकार होते हैं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन हो गया संहिताएं, तो संहिताएं कितनी होती हैं, संहिता आपकी 4 संहिता होती हैं। जी हाँ, वेदांत में आपकी 4 संहिता हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार हैं, तो हमारे भारतवर्ष में जीवन के कितने संस्कार माने गए हैं। यहाँ पर आपके संस्कारों की संख्या हो गई 16। जी हाँ, 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। आगे आपका हो गया ईश्वर के रूप, तो यहाँ पर आपको 2 बताने हैं, सगुण और निर्गुण। जी हाँ, ईश्वर के 2 रूप होते हैं, सगुण और निर्गुण, 2 प्रकार के। तो आज हम इस वीडियो में आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, जो कि एक ही वीडियो में सारा आपका ख़त्म हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।